students, today we are going to discuss electron microscope. इससे पहले आप पढ़ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, जिसमें हम लाइट की मदद से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है, हमने फंजाई को ऑब्जर्व करना है, हमने किसी छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है, तो उसमें हमने यूज़ किया था लाइट माइक्रोस्कोप को, जो लाइट की वजह से ऑपरेट कर रहा था। अब जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था वो क्या था? उसने कहा था कि आपके पास जो पार्टिकल है वो वेव के तौर पे एक्ट कर सकता है और जो वेव है वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में कि डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहा था एज ए वेव। अगर वो एज ए वेव एक्ट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना है। इससे भी हम इमेज लेंगे जो हम आम लाइट माइक्रोस्कोप से ले रहे होते हैं। इसकी बाद आप डायग्राम को समझिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आपके पास है इलेक्ट्रॉन सोर्स। सोर्स कहते हैं जरिया, जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। यहाँ से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव नहीं करेंगे, इन्हें मूव कराना पड़ेगा। इन्हें मूव कराने के लिए हमने क्या करना है? पोटेंशियल अप्लाई करना है। कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है? अप टू 3 किलोवोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को देना है, तब जाके वो नीचे मूव करेंगे। ये पहले नंबर पे आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन सोर्स। अब देखिए, सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे वो हर तरफ स्प्रेड हो रहे होंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो, ताकि हम उसका इमेज क्लियरली ले सकें। तो आगे हम लगा देते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर। कंडेंसर का लफ्ज कूलिंग से निकला है। ये कंडेंसर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम पहले स्प्रेड हो रही थी उसको एक ही पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो एक ही पॉइंट पे फोकस होगी, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही पाथ को फॉलो करके आएंगे। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन किसे कहते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका हम इमेज लेना चाह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है वो डायरेक्ट पड़ेगी ये स्पेसिमेन के ऊपर। ये आपके पास क्या लगे हुआ है? ये है मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम होता है, ठीक है जी। ये आपके पास 2 लेंसेज हैं। इन लेंसेज के दरमियान हमने स्पेसिमेन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका हम इमेज लेना चाह रहे हैं। फर्स्ट ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई फंजाई है, ये कोई छोटा माइक्रो पार्टिकल है जिसका हम इमेज लेना चाह रहे हैं, इसको नाम देंगे स्पेसिमेन। अब जब ये वाली रेस जो है इलेक्ट्रॉन बीम की इस स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेंगे तो आगे हमें इसका फर्स्ट इमेज हासिल होगा, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियाना, यानी ये इमेज ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना क्लियर होगा ना अनक्लियर होगा, यानी ये इमेज जो है ये इंटरमीडिएट होगा। इसमें कुछ क्लियर चीज़ें नजर आएंगी, कुछ हमें अनक्लियर चीज़ें नजर आएंगी। यानी ये हमारा अभी फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल तो हम क्लियर इमेज लेना चाहते हैं, अभी वो इमेज हासिल नहीं हुआ। अब फाइनल इमेज लेने के लिए क्या है? हम मजीद इलेक्ट्रॉन्स की बीम को स्ट्राइक कराएंगे और कंटीन्यूअस स्ट्राइक कराते रहेंगे। जब कंटीन्यूअस स्ट्राइक कराते रहेंगे तो इस पोजीशन के ऊपर हमें सेकंड इमेज हासिल हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं ये फाइनल इमेज है। ये इमेज क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा, क्लियर होगा और ये वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। यानी क्या था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो काम हम लाइट से ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने वही काम इलेक्ट्रॉन के जरिए ले रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ये वर्किंग है किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। यानी पहले जो काम लाइट कर रही थी इमेज हासिल करने के लिए, अब वही काम इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। लाइट की मदद से भी हम इमेज ले रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन की मदद से उसका इमेज ले रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसकी वर्किंग ज़्यादा होती है, इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। इससे हम 3D इमेज भी ले सकते हैं। इससे जो हमको इमेज मिलता है वो मैग्नीफाइड होता है, इसकी रेजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि आपके पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंसदान का नाम था, उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि एक ऑर्बिट के अंदर रहते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोनों एक ही वक्त में एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। फर्ज किया आपके पास ये शेल है, इस शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों सर्टेनिटी के साथ हम फाइंड नहीं कर सकते। ये वाला नजरिया था हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि फर्ज किया अगर हम पोजीशन को फाइंड कर लें तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा,
अगर हम मोमेंटम को फाइंड कर लें तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। यानी दोनों की दोनों हम श्योरली डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर हम पोजीशन फाइंड कर लें तो मोमेंटम हमारे पास अनसर्टेन हो जाएगा, अगर हम मोमेंटम फाइंड कर लें तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ये वाला नजरिया था हाइजेनबर्ग का। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसको देख लेते हैं कि फर्क क्या, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन है कहाँ। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक कराएंगे। जब हम इसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक कराएंगे तो होगा क्या, लाइट के अंदर हमारे पास होते हैं फोटॉन्स। वो फोटॉन क्या करेंगे, वो फोटॉन अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि या तो हम पोजीशन बता सकते हैं एक ही वक्त में, या फिर मोमेंटम बता सकते हैं विद ग्रेटर एक्यूरेसी। यानी बता दोनों से ठीक है, लेकिन एक चीज हमारे पास एक्यूरेट होगी, दूसरी इनएक्यूरेट होगी। ये वाला नजरिया था हाइजेनबर्ग। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। एक्स पोजीशन को शो करना, ये तकरीबन बराबर है इसकी वेवलेंथ की। वेवलेंथ किसकी, उस लाइट की जिसको हमने स्ट्राइक कराया था। और मोमेंटम का फार्मूला होता है h ओवर लैम्डा। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स डेल पी बन जाएगा लैम्डा h ओवर लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच जाएगा डेल एक्स डेल पी इज नियरली इक्वल टू h। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जितनी की वैल्यू होती है h की, और h की वैल्यू आपके पास होती है 6.63 10 raised to power -34 जूल सेकंड। यानी जो नजरिया हाइजेनबर्ग का था कि पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जितनी वैल्यू होती है h की वैल्यू होती है 6.63 10 raised to power -34 जूल सेकंड। इसी तरह एनर्जी और टाइम भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। एनर्जी और टाइम भी हम दोनों एक ही वक्त में ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम तो हर वक्त गुजरता रहता है और एनर्जी में तब्दील होती रहती है। इसी वजह से या तो हम एनर्जी फाइंड करेंगे एक वक्त में, या फिर टाइम फाइंड करेंगे। दोनों एक ही वक्त में एक जैसी मजा नहीं की जा सकती। इन दोनों में यानी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जितनी की वैल्यू होती है h की। अब एक चीज होती है h कट। इस h कट का फार्मूला होता है आपके पास h ओवर 2 पाई, यानी ये आम h से कम होता है तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं डेल x डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। Similarly, del E del T is greater than equal to h cut. This was all about electron microscope and uncertainty principle. Thank you.